आज के इस क्लास में हम बात करेंगे हिंदी क्लास 12 के दूसरा चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है उसने कहा था। और इस पार्ट को आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। उसने कहा था जो पार्ट है, इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ आज हम लोग जानेंगे। जैसे कि आपके पास अगर बुक होगा ये दिगंत भाग 2, तो इसका दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो आपकी बुक में जो है ना, प्रॉपर लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। दोस्तों देखो, हम क्या किए हैं, यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ, टेक्स्ट साइज जो है बहुत छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, थोड़ा सा बड़ा साइज में लिख दिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। और इसमें वही लाइन है जो कि आपके बुक में लाइन दिया हुआ है ना, सेम लाइन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वही सारा चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। बस ये बुक का प्रॉपर लाइन यहाँ पे लिख दिया गया ताकि आपको टेक्स्ट साइज जो है ये आपको अच्छे से क्लियर कट दिखे और आप अच्छे से समझ पाओ, है ना। तो बस उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को अच्छे से करोगे। और आप एक बात का तो श्योरिटी रख लो, ठीक है, हम एक बात का तो श्योरिटी हम आपको अभी दे रहे हैं कि आप जब इस क्लास को देखोगे, इस वीडियो को देखोगे, तो आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई और बिल्कुल वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ हर एक प्रश्न, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव प्रश्न हो, सारे प्रश्न आप आराम से बना सकते हो, अच्छे से बना सकते हो, ये भी गारंटी है। तो बस इस वीडियो को देखिए और अच्छे से इस चैप्टर को खत्म कर लीजिए। ऐसे ही लगातार हम इस चैनल पे वीडियोस लाते रहेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 बातचीत पार्ट का संपूर्ण अर्थ पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ऐसा लग रहा है कि आपको पसंद आ रही है ये क्लास और आपको ये जरूरत थी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले लेखक के बारे में अच्छे से जानते हैं और उसके बाद इसके पूरे कहानी को समझेंगे। पहले लेखक के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खास करके लेखक से संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको लेखक से संबंधित हर सारी चीजों को अच्छे से देखना होगा। और हम तो पहले तो ये भी आपको कहेंगे कि आप अपने पास एक कॉपी निकालिए, रखिए, एक पेन लीजिए और यहाँ पे लेखक के बारे में जो भी डिटेल्स है उसको अपने कॉपी में नोट करिए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनते हैं। तो आपको अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो अभी आप इस वीडियो को रोकिए, 1 मिनट के लिए कॉपी और पेन लीजिए और प्रॉपर बैठिए अच्छे से पढ़ाई करने के लिए और सारे डिटेल्स को नोट करते चलिए। चलिए अब यहाँ पे लेखक के बारे में समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं, देखो हम लोग का आज क्या चीज देखना है। हम लोग को आज देखना है हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, उसने कहा था। चैप्टर का नाम क्या है, उसने कहा था। तो अब जो चैप्टर का नाम हम लोग समझ गए कि भाई उसने कहा था, ये चैप्टर को हम लोग देखना है, हम लोग को देखना है। तो उसने कहा था ये है क्या, तो ये है एक, क्या है, ये एक कहानी है। क्या है, एक कहानी है। उसने कहा था एक कहानी है, जो कि लिखे कौन है, जो कि लिखे हैं अपने लेखक इसके हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, इस कहानी के कहानीकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। क्लियर। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यहाँ पे तस्वीर है, यही है जिन्होंने उसने कहा था चैप्टर को लिखे हैं। ठीक है, इनका जन्म होता है 7 जुलाई 1883 को और निधन होता है 12 सितंबर 1922 को। तो ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप जन्म स्थान याद रखिए कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। ठीक है, लेकिन इनका मूल निवासी कहाँ के थे, जन्म तो इनका जयपुर राजस्थान में हुआ था, लेकिन ये निवासी कहाँ के थे, मूल निवासी, तो ये गुलेर नामक ग्राम जो कि जिला कांगड़ा में आता है, और कांगड़ा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये लेखक से संबंधित कुछ बातें हैं जो कि निश्चित रूप से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलो इनके पिताजी का नाम, जो कि बहुत जरूरी है। इनके पिताजी का नाम क्या है, तो इनके पिताजी का नाम है पंडित शिवराम। क्या नाम है, पंडित शिवराम। ओके, पंडित शिवराम इनके पिताजी का नाम है। ये लाइन अभी आप हटा लो, क्योंकि ये पिछले चैप्टर का लाइन है। ठीक है, ये मिस्टेक से यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, इस लाइन को हटा देते हैं, ये नहीं नोट करना है। यहां से स्टार्ट करो। ठीक है, शिक्षा से स्टार्ट करते हैं कि इनका शिक्षा कहां से इनको मिली। तो देखो, शिक्षा, बचपन में संस्कृत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया। बचपन में सबसे पहले ये संस्कृत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक इन्होंने किया। ठीक है, 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक के इन्होंने परीक्षा दिए। और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए। ठीक है, 1899 में ये क्या किए, मैट्रिक परीक्षा दिए। उसके बाद 1901 में क्या किया, कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए। उसके बाद 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। याद रहेगा,
नहीं याद रहेगा। देखो आई नो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, ये सब चीज़ याद करना पड़ रहा है, लेकिन इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है बीए किस विश्वविद्यालय से किए थे। तो आपको याद रखना होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कब किए थे ये अगर पूछता है तो 1903 में किए थे। तो ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनती है, इसलिए आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इनके बारे में ब्रीति जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन में। तो देखो सबसे पहले 1903 में ये क्या किए थे, बीए कर लिए थे। कौन सा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ठीक है, 1903 में। एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद 1904 में ये क्या करते हैं, जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। ठीक है, जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक फिर बने। उसके बाद 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बने। ठीक है, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनके बारे में और जानते हैं। देखो अंतिम के दिनों में, ठीक है, ये अपने अंतिम के दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंदर चंद्र नंदी पाठ के प्रोफेसर इन्होंने ये बने। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो ये सब बात अपने कॉपी में नोट करके आराम से इसको समय समय पे अच्छे से रिवीजन करते चलिए। देखिए इन्होंने संपादन क्या क्या चीज़ का किया, मतलब संपादन एक तरीके से लिखा कौन कौन सा पत्रिका जो कि पब्लिश होता था, मैगजीन टाइप का जो रहता था, जो कि स्टॉल वगैरह पे, दुकान वगैरह पे बिकता है ना, मैगजीन टाइप का। इन्होंने कौन कौन सा पत्रिका का संपादन किया था, तो वो देखो समालोचक का इन्होंने संपादन किया था, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इनकी अब रचनाओं के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी है, और ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, रचनाएं इनकी कौन कौन सी है और क्या इनकी कहानी है, क्या इनका निबंध है, ये सब ध्यान में रखना होगा। तो देखो कहानियों में अगर बात करें तो देखो सुखमय जीवन जो इन्होंने लिखा, बुध का कांटा इन्होंने लिखा, उसने कहा था इन्होंने लिखा, उसने कहा था जो है 1915 में ये कहानी को लिखे थे। सुखमय जीवन और बुध का कांटा 1911 में लिखे थे। ठीक है, सुखमय जीवन और बुध का कांटा 1911 में, उसने कहा था 15 में। अब देखो इनका निबंध। ठीक है, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन इन्होंने किया। इन सब विषयों पर इन्होंने निबंध लिखा, जिसमें से कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाम, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपकरी, देवना प्रिय आदि जो है प्रमुख निबंध इनकी है। ठीक है, इसमें से कछुआ धर्म आपको याद रखना है। ठीक है, कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, ये सब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कुछ प्रमुख निबंध है। इसके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियों पर भी प्रकाशित ये किए हैं। अंग्रेजी में भी कुछ कुछ इन्होंने निबंध लिखा है, उसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इन्होंने कुछ निबंध लिखा है, ए पोएम बाय वॉस, ठीक है, बाय वॉस, एक कमेंट्री ऑन वात्सल्यांश, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिश्चियनिज्म आदि निबंध इन्होंने लिखा है अंग्रेजी में। ए पोएम बाय वॉस और एक कमेंट्री ऑन वात्सल्यांश, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिश्चियनिज्म आदि निबंध इन्होंने लिखा है। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं, देश प्रेम को लेकर इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी है। ठीक है, अब देखो दो बातें हैं इनके बारे में, दो फैक्ट है जो कि आपको जानना जरूरी है कि पहला क्या, यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। ठीक है, यहाँ प्रस्तुत जो कहानी है उसने कहा था, ये उनकी अमर रचना है, बहुत ही प्रमुख ऐसा रचना है जो कि हर हमेशा के लिए अमर है। हम आज अगर हम लोग आज इस कहानी को पढ़ेंगे ना तो ये हर हमेशा के लिए हमें याद रह जाएगी। ठीक है, यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। मील का पत्थर, समझ रहे हो इसका मतलब, ये जो उसने कहा था ऐसा प्रमुख कहानी है जो कि हिंदी कहानी के, ठीक है, हिंदी कहानी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ऐसा मानो कि ये हिंदी कहानी को बहुत आगे तक ले गया। इसके बाद मतलब ये जो उसने कहा था, जो चैप्टर था ना, उसने कहा था जो कहानी आया, कहानी जो ये लिखे, उसके बाद क्या हुआ कि हिंदी कहानी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, लोग हिंदी कहानी पढ़ने लगे, है ना। तो ये हिंदी कहानी के विकास में ये मील का पत्थर ये साबित हुआ, उसने कहा था। दूसरा फैक्ट देखो, प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर, यानी उसने कहा था जो कहानी है उस पर फिल्म भी बनाई, और
इसके अनेक नाट्य रूपांतरण हो चुके हैं, बहुत नाटक टाइप का तो रूपांतरण बहुत सारे हो चुके हैं। और साथ ही साथ बिमल राय जो थे, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्मकार थे, उन्होंने इस पर एक फिल्म भी बनाई है, उसने कहा था के नाम से। ठीक है, तो ये लेखक के बारे में हुआ। तो कुल मिला के लेखक परिचय में आपको ये सब जानना जरूरी है कि लेखक जो है मतलब इनका जन्म कहाँ पे होता है, इनका निधन कहाँ पे होता है, ये सब चीज जो कि हम आपको अभी बहुत अच्छे से बताए हैं। लेखक जो है उसने कहा था, चैप्टर के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उनका जन्म कब होता है, निधन कब होता है, जन्म स्थान कहाँ पे है, उसके बाद वो मूल निवासी कहाँ के थे, उनके पिताजी का क्या नाम है, शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया, उनकी वृत्ति क्या क्या रही। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है संपादन क्या क्या चीज का किए थे, समालोचक का, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का। उनके बाद इनकी कहानियां कौन कौन सी है, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। ठीक है, उसके बाद इनका निबंध कौन कौन सा है, ये चीज आप लोग को बताए। ठीक है, कछुआ धर्म इसमें से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बताए थे उसने कहा था मील का पत्थर साबित हुआ, और देन आपको बताए थे बिमल राय ने इस पर फिल्म भी बनाई थी। ठीक है, तो ये कुल मिला के लेखक परिचय हुआ। अब हम आइए जानते हैं इस पूरे चैप्टर के कहानी, पूरे अच्छे से समझते हैं। हिंदी अर्थ आपकी बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के आपको बताते हैं और आपको अच्छे से समझाएंगे, और यकीनन आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाएगी। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहां से अपना पूरा उसने कहा था पाठ शुरू होता है, और आइए पहला लाइन से हम शुरुआत करते हैं इसका। सबसे फर्स्ट लाइन में यहां पे ऐसे बात किया गया है, ऐसे स्टार्ट किया गया है। देखो, बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। बहुत बड़े बड़े शहर में जो बंबू काट वाले हैं, बहुत सारे गाड़ी वाले हैं, घोड़े गाड़ी वाले हैं, बहुत सारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में होते हैं, जो कि बहुत अजीब तरीके से बातें करते हैं, बहुत गुस्से में बातें करते हैं। हर हमेशा कोई सामने आ गया तो उसको दबाड़ दिए, कोई सामने आ गया तो उसको बिगड़ लिए, है ना। तो ये चलते रहता है। अगर इससे शहर के लोग परेशान हो गए हैं, थक चुके हैं, कान पक गए हैं, तो अमृतसर के जो बंबू काट वाले हैं, अमृतसर के जो घोड़े गाड़ी वाले व्यक्ति हैं, उनके तरह मलहम लगावे, उनकी जुबान की तरह मलहम लगावे, उनकी बोली का मरहम लगावे। जिस तरीके से अमृतसर के जो बंबू काट वाले हैं इतने प्यार से लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को साइड हटाते हैं, इसके लिए विनम्रता से वो बातें करते हैं, जबकि अदर शहर में, अलग शहर में बहुत ही अजीब तरीके से बातें किया जाता है। तो ये पहला लाइन में यहाँ पे बात किया गया है। उसके बाद देखो क्या बात किया गया है, जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ का जो है पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंख के ना होने पर तरस खाते हैं, और कभी उनके पैरों की उंगलियों को जो है पोरों को चीत कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ का अवतार बने नाक के सीधा चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि कभी कभी क्या होता है ना, बड़े बड़े शहरों में जो घोड़े गाड़ी वाले लोग होते हैं, जो टांगे वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक तरीके से बहुत ही अजीब तरीके से बातें करते हैं। राह में जो लोग चलते हैं तो उनको हटाने के लिए, और कभी कभी घोड़ों को क्या करते हैं, पीठ पर चाबुक से मारते हैं, और घोड़ों का संबंध अपना नानी से संबंध निकटता से स्थापित करते हैं कि ऐसे गाली टाइप का शब्द यूज करते हैं, है ना। कभी कभी घोड़े को दबाड़ते हैं, गाली देते हैं, तो ये बताया जाता है यहाँ पे। और कभी कभी राह में चलते लोग जो होते हैं उन पे कभी कभी क्या होता है, आंख दिखाते हैं, और कभी वही दिखते नहीं है तो आंखें उनको देख, वो पैदल नहीं चलते हैं तो कभी आंखें तरस जाती है कि कभी राहगीर नहीं मिले तो वो फिर टांगे चलाएंगे किसके लिए, है ना। तो इसके लिए भी तरस जाते हैं। और कभी कभी चलते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो पैदल चलने वाले लोगों के उंगलियों पर चढ़ाते हुए सीधा निकल जाते हैं, और खुद को ही सताया हुआ मानते हैं कि वही दिनहीन है, वही सब कुछ है, उन्हीं को गलानी खुद ही को ही होता है ना। तो यहाँ पे तब क्या होता है, यहाँ पे वही बताते हैं, और सीधा चले जाते हैं किसी के पैरों पर चलाते हुए। और तब यहाँ पे बताया जाता है, तब अमृतसर में उनकी, ठीक है, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वालों तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमरा कर, ठीक है। देखो
तब उसमें क्या होता है, उनके बिरादरी वाले जो कि अमृतसर शहर में रहते हैं, अदर शहर में ऐसा होता है कि टांगों के जो है ना चक्के जो होते हैं, घोड़ा गाड़ी टांगे जो रहते हैं उसके चक्के जो रहते हैं, लोगों के पैरों पर चलाते हुए घोड़े के नानी के साथ निकटता संबंध स्थापित करते हुए वो लोग रहते हैं। लेकिन वहीं पे उनके बिरादरी वाले जो कि अमृतसर शहर में रहते हैं और वो टांगे चलाते हैं, वो क्या करते हैं, विनम्रता से, सब्र से, ठहर कर, ऐसा लोगों की मतलब सब्र का समुद्र उमड़ा हुआ चला आता है और तब ऐसे विनम्रता से बात करते हैं। कैसे, देखो, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, करते हुए सफेद करते हुए सफेद फेटो, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। ठीक है, राह की ओर निकलते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज बताया गया और साथ ही साथ कुछ कुछ वर्ड का मीनिंग भी आपके बुक में दिया गया है, जो कि कुछ कुछ कठिन शब्द जो होता है उसका मतलब क्या होता है ये भी आपको यहाँ पे पूरे अच्छे से बताया गया है ना, पूरे अच्छे से वो भी बताया गया है। चलो, तो अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे क्या होता है, अमृतसर के जो भी टांगे वाले रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो करते हैं कि सबको बहुत प्रेम से हटाते हुए चलते हैं। जैसे बोलते हैं, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, ये करते हुए वो जो है खच्चरों, बत्तकों, गन्ने, खोमचे, भारे वालों, इन सब के राह से गुजरते हैं। ठीक है, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने। ठीक है, क्या मजाल है कि जी और साहब, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े, है ना। किसी को गाली देके, किसी को दबार के नहीं भगाते हैं, बल्कि जी और साहब बोल के ही हटाते हैं। तो क्या मजाल जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं है, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। चलती तो है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। और यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर लीक से नहीं हटती, ठीक है, अगर कोई बूढ़ी औरत है या फिर कोई है जो कि बार बार उसको बताने पर, उसको चेतावनी देने पर, यानी चेतावनी देने पर भी वो लीक से यानी रास्ते से नहीं हटती, तो क्या करते हैं, देखो, तो उनकी जो है वचन वाली के ये नमूने होते हैं। तब उस समय वो इस तरीके से बोलते हैं टांगे वाले, देखो कैसे बोलते हैं, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मावलिए, हट जा पुता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ होता है, देखो ये यहाँ पे ये लोग बोलते हैं, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्ण वालिए, हट जा पुत्र प्यारिए, बच जा लंबी वालिए, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा, है ना। तो इतना प्यार से ये लोग बोलते हैं और जब कभी नहीं हटती है तब जाके ये शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसमें भी देखो कितना मिठास है, मीठी छुरी की तरह वार करते हैं इसका इनका वाणी जो होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, ये पूरे अच्छे से चर्चा किया गया। ऐसे बंबू काट वालों के बीच से होकर यहाँ तक तो आपको मात्र यहाँ पे पूरे कहानी में यही बताया गया कि बंबू काट वाले कैसे थे और बंबू काट वाले किस तरीके से होते हैं अमृतसर के शहर में और अलग शहर में कैसे होते हैं, बस ये बात किया गया। कहानी तो अब शुरू होती है और अब यहाँ पे कहानी के पात्र वगैरह से आपको मिलाया जाता है। तो चलो अब आगे देखते हैं। ऐसे बंबू काट वालों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक से एक दुकान पर आ मिले। ठीक है, ऐसे बंबू काट वालों के बीच से एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर आ मिले थे। एक लड़का था और एक लड़की थी, दोनों एक दुकान पर आ मिले थे। उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। उसका जो बाल था, लंबा लंबा बाल, और उसके ढीले सूथने, यानी सूथना का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, उसका जो ढीला कपड़ा जो था, इससे ये जान पड़ता था कि वो दोनों सिख हैं। ठीक है, कि वो दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। ठीक है, अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने के लिए आया था दुकान पे, और यह रसोई के लिए बरियां लेने आई थी। ठीक है, दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, मतलब एक दुकानदार जो जिस दुकान पे ये लड़का और एक लड़की आई थी, उस दुकान पे वो दुकानदार जो था एक परदेसी से गुथ रहा था, यानी उसका बतकही हो रहा था, बातचीत कर रहा था दोनों एक दूसरे से, मतलब एक तरीके से बोला बोली हो रहा था दोनों में, है ना।
तो यही गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। जो कि वो परदेसी जो था ना, वो शेर भर पापड़ी जो था, गीले पापड़ी, उसको एक एक करके हटा हटा के गिन रहा था। वो हट ही नहीं रहा था दुकान के सामने से, तभी तो दूसरा ग्राहक आए, इसलिए परदेसी से वो दुकानदार गुथ रहा था, है ना, बोला बोली कर रहा था। तो तब तक ये लोग बातचीत करते हैं। जब तक में वो दुकानदार जो था उससे गुथ रहा था परदेसी से, तब तक ये लड़का और ये लड़की देखो बातचीत करता है। क्या बात करता है देखो, लड़का पूछता है तेरे घर कहाँ है, लड़की बोलती है मगरे में, और तेरे, तो लड़का बोलता है मांझे में, यहाँ कहाँ रहती है। फिर लड़की बोलती है अतर सिंह के बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। ठीक है, फिर लड़का क्या बोलता है देखो, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। ठीक है, इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। ये सब तो बातचीत हुआ। लड़का बोलता है तेरे घर कहाँ है, लड़की बोलती है मंगरे में, और तेरे, तो लड़का बोलता है कि मांझे में, और यहाँ कहाँ रहती है, तो लड़की बोलती है अतर सिंह के बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। ठीक है, फिर लड़का बोलता है मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। ठीक है, इतने में दुकानदार वो सब निपटा लेता है और इनका सौदा देने लगता है। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ दूर गया साथ में वो लड़का और लड़की साथ में गया, और मुस्कुराकर लड़का पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। ठीक है, क्या तेरी कुरमाई हो गई। और देखो कुरमाई का मतलब क्या होता है, कुरमाई का मतलब होता है क्या चीज, कुरमाई का मतलब होता है सगाई। क्या तेरी कुरमाई हो गई। ठीक है, लड़का कुछ दूर जाके उस लड़की से पूछता है, क्या पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई। इस पर लड़की यानी क्या तेरी सगाई हो गई, तेरी मंगनी हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर, मतलब किसी लड़की से पहला बार पूछो कि क्या तेरी कुरमाई हो गई या तेरी मंगनी, तेरी सगाई हो गई, तो वो लड़की आंखें चढ़ा के, बराबर आंखें करके धत कहकर दौड़ गई। लड़का मुंह देखता रह गया। वो लड़की ऐसे पहले तो एकदम अजीब तरीके से देखी, उसके बाद धत कह के चली गई। ठीक है, लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते थे। मतलब कभी कभी क्या होता था, सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ, वो लोग अचानक, अकस्मात यानी अचानक मिल जाते थे। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुरमाई हो गई यानी तेरी मंगनी हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। हर बार लड़की धत कह के शर्मा के चली जाती थी। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की जो है लड़के से संभावना के विरुद्ध बोली। जो लड़का एक्सपेक्ट नहीं किया था वो बात लड़की ने बोल दी कि हाँ हो गई। तो लड़का पूछता है कब, आश्चर्य से ये पूछता है कि कब। वो जो लड़का है वो पूछता है कब, तो लड़की बोलती है कल। देखते नहीं ये रेशम का कढ़ा हुआ सालू, देखते ही नहीं ये रेशम का कढ़ा हुआ सालू, यानी सालू का मतलब होता है क्या चीज, दुपट्टा। देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू यानी ये दुपट्टा। लड़की भाग गई, ये बोल के लड़की भाग गई। ठीक है, लड़के ने घर की राह ली। लड़का एक तरीके से थोड़ा गुस्सा हो गया था, थोड़ा नाराज हो गया था, और लड़का भी घर की तरफ निकला। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। ठीक है, एक लड़के को क्या किया, ये तो गुस्सा में था, नाराज था ये लड़का। गुस्से में क्या करता है, एक रास्ते में जब घर की तरफ निकल रहा था तो एक लड़के को क्या करता है, मोरी में धकेल देता है। एक छावरी वाले का दिन भर की कमाई खोई कर देता है। एक कुत्ते को पत्थर मार देता है, छावरी वाले। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करोगे छावरी वाले का मतलब क्या होता है, देखो छावरी वाले का मतलब होता है खोमचे वाले। ये इसमें क्या होता है, ये डमरू का आकार का है ना, डमरू का आकार का देखो इसका क्या है, यहाँ पे बना हुआ है जिसपे ये सामान रखा हुआ है और कुछ कुछ बेच रहा है, तो इसको कहते हैं छावरी वाले, खोमचे वाले। ठीक है, खोमचे वाले। तो ये जो था, ये दिन भर का जो कमाई था उसको ये बर्बाद कर देता है। ठीक है, एक कुत्ते को पत्थर मार देता है और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, है ना। तो देखो ये लड़के गुस्से में था, नाराज था, और इसमें गुस्से में ये जो भी रास्ता में मिला उसको मोरी में धकेल दिया, कुत्ते को पत्थर मार दिया, खोमचे वाले का पूरे कमाई जो है खोई कर दिया। उसके बाद एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। ठीक है, सामने से एक वैष्णवी नहाकर आ रही थी, उससे भी टकरा गया तो वो इसको अंधा बोल ली। ठीक है, तो इसको अंधा का उपाधि भी इसको मिल गया। ठीक है, तब कहीं ये घर पहुंचा। इतना इसको घर पहुंचने का ये दृश्य समझ सकते हो कि उसके ऊपर क्या बीत रहा था, किस हालात में वो घर पहुंचा था, कितने गुस्से में था, कितने नाराजगी था उस लड़की से कि वो लड़की बोल देती है कि हाँ कुरमाई हो गई, देखते नहीं है मेरा रेशम से कढ़ा हुआ सालू,
दुपट्टा, देखते नहीं है ना। तो उसी नाराजगी में ये रास्ते में आते आते इतना सारा कांड करके आया, है ना। तो दृश्य एक खत्म होता है। कुल मिला के ये पूरे कहानी जो है उसने कहा था ये 5 दृश्य में बांटा गया है, 5 जो है भागों में बांटा गया है, जिसका भाग 1 आप लोग यहां तक खत्म कर चुके, ठीक है। भाग 1 आप लोग यहां तक देख चुके। अब यहाँ पे भाग 2 यानी दृश्य 2 स्टार्ट होता है और अब हम लोग दृश्य 2 को काफी अच्छे से जानना शुरू करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या चीज से स्टार्ट होता है। ऐसे स्टार्ट होता है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां आकर गई, ठीक है। यहां पे बोला जाता है कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में, यानी खंदक होता है एक सेना का बैठने का जो जगह होता है, छिप के बैठने का जो जगह होता है, उसमें उसको खंदक कहते हैं। तो इसमें बैठे बैठे हड्डियां आकर गई है, हड्डियां एक तरीके से अकर गई है, पूरे एक तरीके से जम गई है ना। तो ये यहाँ पे बताया जाता है। यानी दृश्य 2 जो स्टार्ट होता है, पहला दृश्य में तो आप देखें कि वो जो है लड़का और लड़की दुकान पे मिलते हैं और एक दूसरे में एक तरीके से बोलो तो थोड़ा सा प्यार का एहसास होता है। लड़का बार बार पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, लड़की धत कह के चली जाती थी, है ना। और जब लड़की बोल देती है कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई और वो लड़का गुस्से में आग बबूला होके या बोलो नाराजगी में वो घर जाता है, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए, और तब वो घर पहुंचता है। दूसरा दृश्य जो शुरू होता है तब लड़का जो है वो तब यहाँ पे ये जो है सेना में भर्ती है और अब यहाँ पे सेना में जो भर्ती है तो सेना में युद्ध जो चल रहा था जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी देश से युद्ध चल रहा था। तो ये लोग लड़ने गया था, ठीक है, ये लोग लड़ने अंग्रेजों की तरफ से, भारत उस समय जो है गुलाम था, तो गुलामी में अंग्रेज की तरफ से ये लड़ने गया था जर्मनी देश के विरुद्ध, जर्मनी के विरुद्ध ये लड़ाई कर रहा था दूसरे देश जाके, है ना। तो उस दृश्य को यहाँ पे दर्शाया गया दूसरे भाग में। तो वही यहाँ पे बोला जाता है कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां आकर गई है, लुधियाने से 10 गुना जा रहा है, यानी लुधियाने से भी 10 गुना ठंडा यहाँ पे पड़ रहा है, और मेघ बर्फ ऊपर से, यानी मेघ जो होता है बारिश जो होता है, और बर्फ जो होता है ऊपर से, यानी टिप टिप जो बारिश का बूंद होता है ना वो बरस रहा है, ऊपर से बर्फ भी बन गया है ना। तो ये बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, ठीक है। पिंडलियों तक कीचड़ में फंसे हुए हैं, यानी पिंडली क्या होता है, पिंडलियों क्या होता है, ये होता है एरी जो होता है और घुटना जो होता है, उसके बीच का भाग जो होता है, मांस वाला भाग जो होता है, उसको बोला जाता है पिंडलियों। तो उतना पैर जो है कीचड़ में फंसा हुआ है, चूंकि ये बारिश होता है, मेघ होता है, बारिश होता है, टिप टिप बारिश हो रहा है, तो उसके कारण कीचड़ फंस गया है। और गनीम कहीं दिखता ही नहीं, यानी गनीम का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन जो है कहीं पर दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। गनीम कहीं दिखता नहीं है, गनीम का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन कहीं पे दिखता नहीं है। और 2-2 घंटे में क्या होता है कि एक जो है ना बहुत आवाज आती है, बहुत धमाके के साथ आवाज आती है, कान का मानो पर्दा फाड़ दे इतना आवाज आती है। और इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। ये जो आसमानी गोले हैं, गैबी का मतलब होता है आसमानी या दैवी या आसमानी गोले जो होते हैं, बम जो होता है वो गिराया जाता है, ठीक है। दुश्मन देश जर्मनी के जो लोग हैं वो लोग बम फेंकते हैं 2-2 घंटे पे ऑलमोस्ट, है ना। और उससे लगता है कि कान का चदरा फाड़ दे, कान का पर्दा फाड़ दे, ऐसा इतना आवाज होता है, ठीक है। और इससे बचे तब तो कोई लड़े, उस आसमानी गोले से बचे तब तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था, नगरकोट में सुने थे कि भूकंप आता है। यहां तो दिन में 25 जलजले होते हैं, यहां तो दिन में 25 बार जलजले हो रहे हैं, ठीक है। नगरकोट में तो सुना था जो जलजले होते हैं यानी भूकंप आते हैं, पर यहां तो 25 दिन में 25 जलजले हो रहे हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई, तो जो कहीं खंदक से साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती थी। तो यहाँ पे देखो खंदक क्या होता है, जो सिपाही जिसमें छिपता है। तो जो कोई खंदक से अगर थोड़ा सा बाहर, साफा, साफा का मतलब होता है मुरट्ठा, एक तरीके से पगड़ी, सिख लोग लड़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है, सिख लड़ाई करने जा रहे हैं तो सिख साफा, साफा उसको कहते हैं, जो वो लोग पगड़ी पहनते हैं उसको, ठीक है। तो साफा, जो कोई अगर साफा या कोहनी, ये हाथ का कोहनी अगर निकल गई तो चटाक से गोली लगती थी। ना मालूम ये बेईमान मिट्टी के में लेटे हुए हैं या घास के पत्तियों में छिपे रहते हैं, ठीक है। पता नहीं चलता है कि जो जर्मनी के जो सिपाही हैं ये लोग कहाँ पे छिपे हुए रहते हैं, मतलब मिट्टी में लेटे हुए रहते हैं या पत्तियों में छिपे रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। अगर खंदक से थोड़ा भी साफा जो होता है, पगड़ी या क्योनी अगर बाहर निकला, चटाक से गोली मार देते हैं, है ना। लहना सिंह और लहना सिंह बोलता है यहाँ पे, ठीक है, लहना सिंह एक है, ठीक है। ट्विस्ट है इस कहानी में, बहुत ट्विस्ट है। जितना आगे आप जाते चलोगे, अभी आपको बोर लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम यकीनन आपको बता देते हैं, अगर आप इस कहानी को अच्छे से प्रेम से बैठ के देखोगे ना, लास्ट तक जाते जाते आप रो दोगे,
इतना ये इंटरेस्टिंग कहानी है, इतना ये स्वीट सा कहानी है, लव स्टोरी, वॉर का हर चीज़ इस पूरे कहानी में दिया गया है ना। तो चलो इसको देखते हैं। लहना सिंह यहाँ पे बोलता है और 3 दिन, 4 तो खंदक में बीत गए और परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। लहना सिंह बोलता है कि 3 दिन हो गए हैं, ठीक है, और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता दिए हैं, ठीक है, मतलब 3 दिन और बाकी है, हम लोग को 3 दिन और ड्यूटी करना है। ऐसे ही 4 दिन तो हम लोग ये खंदक में छुप छुप के, जहाँ पे सिपाही के छुपने का जगह होता है, उस खंदक में हम लोग 4 दिन बिता दिए हैं। फिर जो है परसों रिलीफ आ जाएगी, मतलब और सारे सेना आ जाएंगे और हम लोग को यहाँ पे 7 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। अपने हाथों चटका करेंगे और पेट भर खाकर सो जाएंगे। अपने हाथों से खाना बनाएंगे, हाथ इधर उधर फैला के मस्त आराम से खाना पीना खाएंगे और आराम से सो जाया करेंगे, ठीक है। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, ठीक है। एक फिरंगी मैम है, जहां पे ये लोग लड़ने गए ना, दूसरे देश फ्रांस में गए लड़ने के लिए, जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए गए हैं, तो वहां पे एक फिरंगी मैम है जिनका बाग है ना, उसमें बहुत हरे हरे घास हैं और उसी घास में लेट जाएंगे, फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, ठीक है। मतलब वो जो है ना फिरंगी मैम, मतलब फल और दूध इतना ज्यादा दे देती है, जितना खाना खाओ, आजादी है, एकदम पूरा आजादी दे देती है, और कितना भी हम लोग बोलते हैं ना, फिर भी वो फिरंगी मैम हम लोग से पैसा नहीं लेती है ना। ये लहना सिंह एक तरीके से बोलते हैं, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्लक को बचाने आए हो। वो फिरंगी मैम कहती है कि तुम लोग राजा हो, मेरे मुल्लक को, मेरे मुल्लक यानी मेरे देश को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झांपी। यहाँ पे बोलते हैं कि 4 दिन तक ये पलक नहीं झांपे हैं। 4 दिन जो खंदक में बैठे रहे ना, छुप छुप के देखते रहे सभी सेना को, कोई आ तो नहीं रहा, दुश्मन को देखते रहे, ठीक है। तो 4 दिन तक पलक नहीं झांपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च की हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनी को अकेला मारकर न लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। यहाँ पे ये बोलते हैं कि 4 दिन तक पलक नहीं झपकी है, बिना फेरे, जैसे घोड़ा बिगड़ता है, बिना रस्सी लगाए हुए घोड़ा बिगड़ता है, वैसे ही बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है, ठीक है। सिपाही कमजोर हो जाता है, जब तक सिपाही लड़ेगा नहीं, उसके अंदर जुनून जज्बा नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये बोलता है, लहना सिंह बोलता है कि मुझे जो है संगीन चढ़ा के, मुझे अगर ऑर्डर मिल जाए और हमें भेज दिया जाए, हुक्म मिल जाए, तो हम 7 जर्मन को अकेला न मार के आ जाए, लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की मत्था टेकना नसीब ना हो, उनके दरबार में हमें मत्था टेकना तक नसीब ना हो, ठीक है। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं और अंधेरे में 30 मन के गोले फेंकते हैं। पहले तो हम लोग का यहाँ पे साहस देखते हैं, जज्बा देखते हैं, घोड़े देखते हैं, इससे वो लोग मुंह फाड़ देते हैं और उसके बाद मतलब एकदम बोलते हैं कि मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं और अंधेरे में गोले फेंकते हैं। बहुत ही ये लोग आए, है ना। लहना सिंह एकदम गुस्से में बोलते हैं, ठीक है। और उस दिन धावा किया तो 4 मील तक जर्मन नहीं छोड़ा था, ठीक है। उस दिन हमला कर दिए थे तो 4 मील तक ये लोग भागते रहे थे और पीछे जनरल ने हट आने को कहा था, नहीं तो मतलब पीछे जनरल का ऑर्डर आ गया था, नहीं तो इसको तो बता ही देते, ये बोलते हैं, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते हैं, बड़े अफसर जो है दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, है ना। सूबेदार जी सच है, लहना बोला। सूबेदार जी सच है, लहना बोला, पर करे क्या, हड्डियां में तो जारा धस गई है। यहाँ बैठे बैठे इस खंदक में बर्फ, ये बारिश, इसमें हड्डियां में ठंडक घुस गई है, जारा धंस गई है। सूर्य निकलता नहीं, खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते जर गए हैं। मतलब तरफ से चंबे की बावलियों में यानी गड्ढे में पानी भर गए हैं, इसका मतलब होता है गड्ढे में पानी भर गए हैं, उसमें सोते जर रहे हैं, ठीक है। मतलब उसमें बहुत ठंडा लगता है और उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, एक बार लड़ाई हो जाए, एक बार धावा बोल देना उस पर तो कहीं गर्मी आ जाए। ये असली सिपाही का जज्बा होता है। उद्यमी उठ, सिगरी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जन बाल्टी लेकर खाई से पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे पर पहरा दे। और यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। सूबेदार वहां के मेन होते हैं, सूबेदार हजारा सिंह मेन होते हैं, ठीक है। और ये सूबेदार हजारा सिंह जो है मेन थे, वहां के लीडर थे। और वो ऑर्डर देते हैं कि उद्यमी उठ, सिगरी में कोले डाल,
यानी सिगरी यानी जो आग जलाने वाला जो मसाल होता है उसमें कोयले डाल, और वजीरा तुम 4 जन बाल्टी लेकर खाई के पानी फेंको। खंदक में जो खाई है, वहां जो खाई है उस खाई में से पानी सब 4 जन जाओ और जल्दी से निकाल के फेंको। ठीक है। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे, दूसरे लोग जाओ। और यह कहते हुए सूबेदार सारी गड्ढों में खंदक में छुपने का जगह में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह जो था पलटन का मजाकिया था। विदूषक का मतलब होता है मजाकिया। ठीक है। वजीरा सिंह जो था वो पलटन का मतलब, पलटन होता है सेना की जो टोली होती है ना, उसका वो विदूषक था, मजाकिया था। वो बहुत मजाक करते रहता था, हंसी मजाक की बातें करता था। बाल्टी से ये क्या करता है, देखो बाल्टी में गेंदला पानी लेकर खाई से बाहर फेंकता हुआ बोला, ठीक है, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। देखो ये जो था ना वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, ये सेना में की टोली का ये विदूषक था, मजाकिया था, बहुत मजाक करते रहता था, हंसमुख चेहरा था, हमेशा हंसमुख बातें किया करता था। ठीक है। बाल्टी में गेंदला पानी, बाल्टी से वो गंदा पानी वो निकाल रहा था खाई से और फेंकते हुए बोलता है कि मैं पाधा बन गया हूं, मैं एक तरीके से पुरोहित बन गया हूं, मैं पंडित बन गया हूं, मैं पढ़ाने वाला बन गया हूं, मैं मतलब बूढ़ा हो गया हूं क्या भाई, मतलब मैं सबको एक तरीके से सबको देख रेख कर रहा हूं। ठीक है। तुम करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, तुम लोग जर्मनी के बादशाह को एकदम खुश करो, नहीं उस पर हमला करो, है ना। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी का जो बादल है वो फट गया। ठीक है। उदासी का बादल, जो सब लोग थके हुए थे, उदास थे, सब वो सब हट गया, सब एकदम खिलखिला के हंस पड़े। ठीक है। आगे देखो, लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, लहना सिंह यहाँ पे दूसरी बाल्टी उसके हाथ में दिया। लहना सिंह नीचे है, उसके बाद ऊपर वजीरा सिंह है। वजीरा सिंह पानी फेंकता है, लहना सिंह निकाल के देता है, वजीरा सिंह फेंकता है उसको। ठीक है। तो लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बारी के खरबूजों में पानी दो। ठीक है। ऐसे खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। ठीक है। वजीरा सिंह बोलता है, तो यहाँ पे 10 घुमा का मतलब होता है ये पंजाब में जमीन मापने का एक मेजरमेंट है, जिसमें एक घुमा में क्या होता है, एक घुमा, ठीक है, बराबर 8 बीघा। ठीक है, 8 बीघा, तो एक घुमा बराबर 8 बीघा। तो यहाँ पे बोलता है कि मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा, ठीक है, 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लारी होरो को भी यहाँ बुला लोगे। यहाँ पे मजाक करता है कि लारी होरो को भी यहाँ पे बुला लोगे। ठीक है। लारी होरो का मतलब होता है कि स्त्री को आदर सूचक शब्द होता है। ठीक है। और या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम को। ठीक है। तो यहाँ पे मैम, अरे चुप कर, यहाँ वालों को शर्म कहाँ है, शर्म नहीं है। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, बोधा सिंह कैसा है। ठीक है। उस समय बोधा सिंह के बारे में लहना सिंह पूछता है, नहीं, ये वजीरा सिंह पूछता है, अच्छा बोधा सिंह कैसा है। तो लहना बोलता है, अच्छा है, जैसा मैं जानता ही नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा है। तो फिर वजीरा सिंह बोलता है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ, रात भर तुमने अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना, कहीं तुम ना ठंड पड़ जाना, तुमको ना ठंड लग जाए। जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यानी तालाब के किनारे जमीन नहीं मिला करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बोलता है। अभी देखो एक तरीके से क्या है कि ये जो है लहना सिंह, ये जो है बोधा सिंह को बहुत ज्यादा सेवा करता है, अपना सारा चीज उसको दे देता है ना, अपना कंबल उसको उठा देता है और अपने खुद ये सिगरी उस मसाल के सहारे, उस गर्मी के सहारे ये पूरे रात गुजार करता है। पहरे पर खुद जाता है और उसके पहरे पर ये जाता है, लहना सिंह जाता है और उसको सुला देता है बोधा सिंह को। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या राज है, ये आगे पार्ट 5 में पता चलेगा। अभी तो पार्ट 2 में अभी हम लोग है ना, पार्ट 1 देख चुके, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 अभी जस्ट देखेंगे, है ना। तो बहुत ट्विस्ट है इसमें, बहुत ट्विस्ट है। ये लहना सिंह बोधा सिंह का मदद कर क्यों रहा है, ये भी जानने को मिलेगा, है ना।
बहुत सारा ट्विस्ट है। ये कहानी अभी इंटरेस्टिंग कहाँ, अभी तो बस जान रहे हो, बस किरदार को समझ रहे हो, ये तो कहानी अब इंटरेस्टिंग बनेगी। थोड़ा थोड़ा देखते तो अभी चलो। देखो उसके बाद मेरा डर मत करो, ये लाना सिंह बोलता है मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल के खड़ के किनारे मरूंगा, ठीक है। भाई किरत सिंह के गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया होगी। बहुत 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 गहरा लाइन है ये, अंत में पता चलेगा इस लाइन के पीछे क्या वजह है, लेकिन एक बार अच्छे से देख लो। मेरा डर मत करो, लहना सिंह बोलता है, जब वो वजीरा सिंह बोलता है कि मर जाओगे ऐसे में, ठंड निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, तो वजीरा सिंह यहाँ पे लहना सिंह बोलता है कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल के खड़ के किनारे मरूंगा, भाई किरत सिंह के गोदी में मेरा सिर होगा। मतलब लहना सिंह इसका मेन किरदार है, ठीक है। मेन किरदार, मुख्य किरदार में कौन है? लहना सिंह है, और लहना सिंह का भाई है किरत सिंह। तो ये वजीरा सिंह को बोलता है कि मेरा चिंता मत करो, मैं तो बुलेल के खड़ के किनारे मरूंगा, ठीक है, और भाई किरत सिंह के गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन में आम का पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने लगाई है, मरे जर्मन और तुर्क, ठीक है, क्या मरने के लगाए हुए, मरे जर्मन के और तुर्क, ठीक है, जर्मनी के लोग, जर्मनी और तुर्क मरे। हाँ भाइयों कुछ गाओ, हाँ कैसे गाओ ना, ठीक है। तो यहाँ पे सब मिलके कहता है हाँ भाइयों गाओ, कुछ तो गाओ सब मिलके, ठीक है। तो देखो गाना यहाँ पे शुरू करते हैं और कुछ इस प्रकार से गाना है, जो कि अच्छे से सुनो। कुछ गाना अपने लोग के लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ते हैं इसका अर्थ जान लेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं, इसमें कुछ कुछ हम भी मिस्टेक कर सकते हैं, तो ये गाना आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे पढ़ लो। दिल्ली शहर ते पिसौर अनु जान दिए, कर लेना लौंगा दे व्यापार मांडिए, कर लेना नारे दा सौदा आड़िए, ओए लाना चटाका कद्दुए पू, कद्दू बनयाए मजेदार गोरिए, हुन लागा चटाका कद्दुए नू, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये गाना गाया, ठीक है। वो सब जो सेना की टोली था ना, सिखों की टोली, वो सब मिलकर यह गाना गाया। अब इसका मतलब देखो, ए दिल्ली शहर के पेशेवर को जाने वाली, ए दिल्ली शहर के पेशेवर को जाने वाली, ठीक है, मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना, अरे नारे भी सौदा भी कर लेना, ठीक है। ओए अब हमें कद्दू चखना है, एक गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है ना। कौन जानता था कि दाढ़ी वाले घरवारी सिख ऐसे लुच्चे गाने गाएंगे, ठीक है। गाना बहुत अजीब है और इसको लुच्चे गाने भी कहा गया है, मतलब ये गाना अच्छा नहीं है, ठीक है। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर से ताजे हो गए, मानो ऐसे ताजे हो गए जैसे 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हैं, ठीक है, इतना ताजे हो गए। तो ये अपना दृश्य 2 था। अब दृश्य 3 स्टार्ट होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे देखे दृश्य, पहला दृश्य में हम लोग क्या देखे, पहला दृश्य हम लोग क्या देखे वो थोड़ा सा समझो। देखो पहला दृश्य जो था उसमें हम लोग क्या देखे, पहला दृश्य में हम लोग देखे कि लड़का था, ठीक है, एक लड़की थी, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत था, ठीक है। उसके बाद कुरमाई का बात होता है और उसके बाद बेवफाई का बात होता है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा दृश्य में क्या होता है, दूसरा दृश्य में क्या होता है, लहना सिंह है मेन किरदार में, लहना सिंह है मेन किरदार में, एक सूबेदार है जो कि मेन आदमी है, इस सब का हेड है सूबेदार। उसके बाद वजीरा सिंह है में जो कि मजाकिया है, जो कि हर हमेशा मजाक की बातें किया करता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जानने को मिला कि लहना सिंह जो मेन किरदार में ये बोलता है कि ये मरेगा तो अपने भाई किरत सिंह के गोद में, और इसके द्वारा आम का पेड़ जो लगाया गया उसका छांव भी होगा वहाँ पे, है ना। तो ये मेन पॉइंट था। उसके बाद तीसरा यहाँ पे अब दृश्य शुरू होता है। अब तीसरा दृश्य देखो, तीसरा दृश्य में क्या होता है, अब यहाँ हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग अब बनते जाएगा। जैसे जैसे दृश्य बढ़ रहा है ना, ऐसे ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग अब कहानी बनते जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग। अब देखना लास्ट तक जाते जाते रो दोगे तुम लोग, अगर सच्चे दिल से, अगर सच्चे तरीके से अगर देख रहे हो ना, तो सच में तुम लोग रो दोगे, क्योंकि इतना ये मर्म को छूने वाली कहानी है ना। देखते चलो बस। दोपहर रात हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के जो है ना, खाली बिस्कटों के तीन टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक वारन कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई में
के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, है ना। बोधा सिंह बीमार है और वो सो रहा था। 3 कंबल को 2 कंबल बिछाए हुए था, ठीक है। दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक वारन कोट ओढ़कर सो रहा था। लहना सिंह जो है लहना सिंह एकदम पहरा दे रहा था, बोधा सिंह सो रहा था चूंकि वो बीमार था, है ना। और बोधा सिंह का बहुत ख्याल रख रहा है लहना सिंह। ये बात पे गौर करो, क्यों कर रहा है, इसके पीछे तो कुछ ना कुछ वजह होगी। लहना सिंह एकदम पहरा दिए जा रहा है, बोधा सिंह कर रहा है। लहना सिंह पूछता है क्या बोधा भाई, क्या बोधा भाई क्या है? तो बोधा बोलता है पानी पिला दो, ठीक है। बोधा बोलता है पानी पिला दो, ठीक है। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रेम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, ठीक है। लहना सिंह बोलता है बोधा सिंह से, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। तो बोधा सिंह बोलता है और तुम? तो लहना बोलता है मेरे पास सिगरी और मुझे गर्मी लगती है, पसीने आ रहे हैं ना, मैं नहीं जानता, 4 दिन से तुम मेरे लिए फिर बोधा सिंह बोलता है ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए इतना ये वो बोलने लगा, ठीक है। तो लहना बोलता है हाँ याद आई, मेरे पास दूसरा गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, बिलाई से मैम बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यो कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। तो बोधा सिंह बोलता है सच कहते हो? तो लहना सिंह बोलता है और नहीं झूठ। यो कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और खाकी कोट जीन और कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। लहना सिंह अब जो है पूरा मात्र कुर्ता वगैरह ओनली पहन के इतना ठंड जो है, इतना ठंड इस जाड़े में वो खड़ा था। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, ठीक है। मैम ये जो बोला कि बोधा से, हाँ याद आया, एक जर्सी मैम ने भेजी है, आज ही बुन कर भेज रही है, तो भला करे उस मैम की जो भेज रही हैं। लेकिन वो जर्सी का बात झूठ था, वो बस बोधा सिंह का ख्याल रखना चाहता था, इसलिए अपना उतना ठंडा में भी अपना वो गर्म कोट उतार के बोधा सिंह को दे दिया, क्योंकि वो उसको ठंड लग रहा था, वो बुखार से था, ठीक है। और इसके पास कुछ नहीं था पहनने के लिए, ठीक है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब, हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। एक पेड़ के नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है और जहां मोर हैं वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, ठीक है। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहां रहेंगे, ठीक है। मतलब वहां से आवाज आता है, खाइस के मुंह से आवाज आई कि आई सूबेदार हजारा सिंह, आवाज आती है कि सूबेदार हजारा सिंह। तो यहाँ पे ये बोलता है कौन? लप्टन साहब, हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर खड़ा हो गया, ठीक है। सूबेदार यहाँ पे खड़ा हो गया और यहाँ पे वो बोलने लगा, ठीक है। मतलब लप्टन साहब यहाँ पे बोलने लगे कि ऐसा है कि वहाँ पे दूर जाओ, वहाँ पे क्या है ना कि 50 से ज़्यादा जर्मनी नहीं है, ठीक है। पेड़ के नीचे 2 खेत काट कर एक रास्ता घुमाव है, वहाँ 4 घुमाव है और वहाँ पे जो है मोड़ पे 15 जवान हम खड़े कर दिए हैं और यहाँ पे 10 जवान और छोड़ दो और बाकी सबको लेके जाओ, ठीक है। बाकी सबको लेके जाओ और उसके साथ मिल जाओ और एकदम जाके वहाँ पे डटे रहो और जब तक हुक्म ना मिले डटे रहो वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे और हम यहाँ पे रहेंगे। तो ये बोला जो हुक्म और लेके चल दिया, ठीक है। चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप, ठीक है, सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया कि सो जा, ठीक है कोई बात नहीं, सो जा। उसको ऐसे ही किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर भी हुज्जत हुई। सब चाहता था कि हम जाके लड़ेंगे, सबके अंदर उतना ही जज्बा, उतना ही हिम्मत था कि सब चाहता था हम जाए। तो इस पे भी हुज्जत हुआ कि नहीं हम जाएंगे। कोई रहना ना चाहता था, ठीक है। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया, सबको भेजा। सूबेदार लप्टन साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए, ठीक है। लप्टन साहब जो थे ये जो है ये क्या होते हैं, सिगरी के पास जो मिसाल था उसके पास मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे, ठीक है। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो, ठीक है।
कि वो कहते हैं कि लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह जब समझ गया, मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। अब देखो, ये जो था लपटन साहब, ये जो है सिगरी की तरफ घूमा, सिगरेट निकाला, सिगरेट सुलगाया, और वो सिगरेट लेके कुछ देर बाद 10 मिनट बाद बोलता है लहना सिंह लो तुम भी पियो। ठीक है, तो आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है। लहना सिंह सब समझ गया, मुंह का भाव छिपाकर बोला कि लाओ साहब। ये लहना सिंह बोलता है लाओ साहब। देख रहे हो मेरा रुआ खड़ा है, इतना इंटरेस्टिंग है। अभी तुम पहला बार देख रहे हो ना, इसलिए तुमको अभी पहला बार ये सुन रहे हो, इसलिए तुमको थोड़ा सा लग रहा होगा कि उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इसका पूरा स्टोरी हम जानते हैं ना क्या हुआ था, इसीलिए हमको इतना इतना असर मेरे पे कर रहा है ना। तुम पे भी वही असर करेगा, तुम लोग पे भी वही असर करेगा। बस अभी पहले एक बार तो पढ़ लो, दोबारा से जब आप इस पूरे स्टोरी को सुनोगे ना, ये तुम लोग सुनोगे तब अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। तो लहना सिंह बोलता है, अपना मुंह का भाव जो था एकदम अजीब हो गया था कि भाई ये कौन आ गया, ये तो लपटन साहब नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया है, भेष बदल के आया है। तो मुंह का भाव ये लहना सिंह छिपाया और बोलता है लाओ साहब। हाथ आगे करते हैं, उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देख लेता, मुंह देखा। ठीक है, ये लपटन साहब तो नहीं है, मुंह देख लिया उस उजाले में। ठीक है, बाल देखा, तब उसका मत्था ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहां उड़ गए, और उनके जगह कैदियों से ये कटे हुए बाल छोटे छोटे कहां से आ गए। ठीक है, शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका मिला है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से, लहना सिंह सोचा कि जांचते हैं कि ये वही हैं या मतलब बाल वाल कटवा के आए हैं या कोई और बहरूपिया है जो कि भेष बदल के आया है। तो लहना सिंह जांचना चाहा। लहना सिंह बोलता है, लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। ठीक है, लपटन साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे। तो लहना सिंह ऐसे बोलता है, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लहना सिंह ऐसे अंठिया के पूछता है, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो लपटन साहब बोलते हैं, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? तो लहना सिंह बोलता, नहीं साहब, शिकार के हुए मजे यहाँ कहाँ, यहाँ याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप गजाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे, जब आप गधे पर सवार थे। खोते का मतलब होता है गधे। जब आप, ये जो है लपटन साहब को बोल रहा है कि आप जब खोते पर सवार थे, जब आप गधे पर सवार थे, और आपका खानसामा जो रसोई, खानसामा का मतलब होता है रसोईया, आपका रसोईया जो है अब्दुल्ला, रास्ते में एक मंदिर पर जल चढ़ाने को रह गया था कि आप गधे पर सवार थे। ठीक है, शिकार पर निकले थे, और आपका जो है खानसामा अब्दुल्ला जो कि मुस्लिम है, मंदिर में एक जल चढ़ाने को रुका था मूर्ति पे। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि एक ऐसी बड़ी मानो कभी ना देखी थी। ठीक है, सामने से एक नीलगाय निकली और उतना बड़ा नीलगाय आज तक मैंने नहीं देखा था, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पूढ़े में निकली। ठीक है, ऐसे अवसर के साथ शिकार खेलने में मजा है, ऐसे अवसर के साथ शिकार खेलने में मजा है, आप सीधा उसको दे गोली मारे। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट में मेस में लाएंगे। ठीक है, क्या साहब वो जो नीलगाय था, उसका जो सर जो था वो शिमला से आने वाला था तैयार होके, तो वो आ गया? आप बोले थे कि वो लाएंगे, रेजिमेंट की मेस में लाएंगे। तो ये लपटन साहब बोलते हैं, हाँ पर मैंने उसे विलायत भेज दिया। तो लहना बोलता है, ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे? तो ये लपटन साहब बोलते हैं, हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? लपटन साहब बोलते, तुमने सिगरेट नहीं पिया? तो लहना सिंह बोलता है, पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं, पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। वो जो जहां पे सब सिपाही वगैरह बैठे हुए थे, एक दूसरे देख रहे थे, एकदम दुश्मन को देखते हुए एकदम तैयार थे, तैनात थे, उस सब सिपाही से मतलब खंदक में गया, घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झपट से निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। वो जान गया कि ये कोई बहरूपिया है, भेष बदल के आया लपटन साहब के भेष में। अंधेरे में किसी सोने वाले से वो टकराया। जब वो खंदक में घुसा तो अंधेरे में एक सोने वाले व्यक्ति से वो टकराया। तो वो लहना सिंह बोलता है, कौन, वजीरा सिंह? तो वजीरा सिंह बोलता है, हाँ क्यों लहना, क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने ही दी होती, अभी तो जब सोए हैं तुरंत तुम उठा देते हो, क्या लहना भाई तुम, ऐसे क्या कयामत आ गई। तो यहाँ पे दृश्य आपका खत्म होता है। दृश्य 3 में आप क्या देखे? दृश्य 3 में आप क्या देखे कि जो आपका लपटन साहब है का बहरूपिया आता है।
लप्टन साहब का बहरूपिया आता है, उस भेष बदल के आदमी आता है। लहना सिंह उसको पहचान लेता है और वो खंदक में जाता है। ठीक है, खंदक में जाता है और यहां से आपका चौथा दृश्य स्टार्ट होता है। अब चलो चौथा दृश्य देखते हैं। होश में आओ, लहना सिंह बोलता है किससे? लहना सिंह बोलता है किससे? देखो, वजीरा सिंह से। वजीरा सिंह से लहना सिंह बोलता है। लहना सिंह बोलता है वजीरा सिंह से, होश में आओ, कयामत आई है, लप्टन साहब के वर्दी पहनकर आई है। क्या? लप्टन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए, उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। ठीक है, सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। ठीक है, सूबेदार जी इसका मुंह नहीं देखे हैं, मैंने इसका मुंह देखा और बातें की है। ठीक है, सोहरा साफ उर्दू बोलता है। सोहरा एक तरीके से गाली होता है, जो गाली देते हुए बोलता है कि सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो वजीरा सिंह बोलता है तो अब क्या करें? तो यहां पे लहना बोलता है अब मारे गए, धोखा है, धोखा है भाई, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे, सूबेदार जी उस कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे, वो उसको तो भेज दिया, आया लप्टन साहब आया और पहले पहले बोल देता है कि तुम लोग जितने 10 लोग यहीं पे रुको और बाकी सब चले जाओ उस पेड़ के पीछे, उस खंदक पे 50 से ज्यादा जर्मन लोग नहीं है, तुम लोग वहां पे चले जाओ। 15 सिपाही हम वहां पे खड़े करके आए और यहाँ पे 10 छोड़ो और बाकी सब उसी के 15 के पास चले जाओ और उसका साथ दो और वहां पे धावा बोलो, है ना। वहां पे भेज दिया। तो यानी अपने पास जो है, जो अपना सूबेदार जी जो हैं वो कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा हो जाएगा, हम लोग के पर धावा हो जाएगा। ठीक है, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। ये जो सेना की टोली जो गई है ना, 15 लोगों के पास जो गई है साथ देने, तो इसके पैरों के निशान के साथ दौड़ते हुए चले जाओ, अभी वे दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, सूबेदार जी से कहना कि एकदम लौट आए, फौरन लौट आए। खंदक की बात झूठ है, खंदक की बात झूठ है कि वहां पे 50 जर्मन से ज्यादा नहीं होंगे, ये सब बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खरके, देर मत करो, एकदम जल्दी से फौरन निकल जाओ। तब फिर वजीरा सिंह बोलता है हुक्म तो यह था कि यही कि ऐसे ऐसे करने लगा। तो यहाँ पे वजीरा सिंह बोलता है ऐसी की तैसी हुक्म की, मेरे हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है, मैं लप्टन साहब को खबर लेता हूँ, तुम जाओ। तो यहाँ पे वजीरा सिंह बोलता है पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। तो यहाँ पे वजीरा सिंह बोलता है, यहाँ पे लहना सिंह बोलता है कि 8 नहीं 10 लाख हैं, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं, चले जाओ तुम। तो यहाँ पे वो तो चला गया। लौटकर खाई के मुहाने से लहना सिंह दीवार से चिपक गया, लौटकर वो निकला और दीवार के से चिपक गया। उसने देखा कि ये लप्टन साहब, ये बहरूपिया जो है, ये क्या करता है, जेब से बेल के बराबर, बेल जितना बड़ा बड़ा होता है गोला टाइप का बम जो है ये निकालता है। 3 गोले निकाले, 3 बम निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक के दीवार में घुसेड़ दिया। ठीक है, और तीनों में एक तार से बांध दिया, तार बांधा और जो है तार के आगे सूत की एक गुत्थी भी थी जिसे सिगरी के पास रखा, सिगरी के पास रखा गुत्थी, और तीनों में बम सेट किया हुआ था। एक जगह तार ले आया था, गुत्थी था और उसमें आग लगा देता। ठीक है, सिगरी के पास रखा, बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने वाला था। ठीक है, बाहर की तरफ दिया सलाई लेके एक गुत्थी पर रखने वाला था ताकि सब उड़ जाए, बम से फट जाए सब। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। ठीक है, एकदम बिजली की तरह अचानक दौड़ के एकदम गया और सीधा जो बंदूक का वो पीछे का होता है ना, सीधा मारा उस कोहनी पे हाथ से। वो जो मतलब ये कर रहा था ना, उसमें बम में आग लगा रहा था, दे मारा तो दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारी और साहब आंख बंद कर लिए। ठीक है, मीन गॉड्स, ओह माय गॉड कहते हुए चित्त हो गए लप्टन साहब जो है, दे मारा उसको एक गर्दन पे। ठीक है, लहना सिंह ने 3 गोले बिनकर खंदक से बाहर फेंके। तब जाके जब वो ओ माय गॉड करते हुए चित्त हो गए तो लहना सिंह ने 3 गोले बिनकर, खोज कर, उसको चुनकर खंदक से बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगरी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और डायरी निकाल ले, पर अपनी जेब कर उन्हें अपनी जेब के हवाले कर लिया। ठीक है, मतलब वो जो है जेबों की तलाशी वगैरह लिया और जितना भी कागज डायरी वगैरह निकला उसे अपनी जेब में रख लिया। ठीक है, साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, साहब जो था लप्टन साहब एकदम मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया था, क्योंकि लगा था बंदूक के पीछे से उसको, है ना, वो मूर्छित हो गया था। लहना सिंह हंसकर बोला, अब एकदम देखो कैसे मजा लेता है लहना सिंह, क्यों लप्टन साहब मिजाज कैसा है?
अब देखो लहना सिंह ऐसे बोलता है, क्यों लप्टन साहब मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी, यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। ठीक है, आज मैंने बहुत बातें सीखी, यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि गजाधरी के जिले में नीलगाय होती है और उसके 2 फुट के 4 इंच के सींग होते हैं, और सीखा कि मुसलमान जो है खान सामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, मतलब मुस्लिम जो है वो मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं, और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं, मतलब लप्टन साहब गधे पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सिखाए हो बाबू? इतना उर्दू कैसे बोल पाते हो? बोलो जरा। हमारे लप्टन साहब के बिना डैम के 5 लफ्ज नहीं बोला करते हैं। ठीक है, हमारे लप्टन साहब 5 शब्द ना बोल पाए बिना इंग्लिश शब्द डैम का यूज किए हुए। तुम इतना साफ उर्दू कैसे बोल पाते हो भाई? बताओ जरा। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। अब देखो लहना सिंह से एक गलती हुआ था, उसने पूरा ऊपर का जितना भी जेब था सबका तलाशी ले लिया था, पतलून जो नीचे का जेब था उसकी तलाशी लेना वो भूल गया, वो नहीं लिया था तलाशी। ठीक है, साहब क्या किया, लप्टन साहब जो बहरूपिया था वो क्या करता है, मानो जारे से बचने के लिए वो दोनों हाथ जेबों में डाला हो, ऐसे वो धीरे धीरे करके वो जेब में हाथ डालता है, मानो उसको ठंड लग रहा हो। लहना सिंह सोचा हो लग रहा होगा इसको ठंड, इसलिए जेब में हाथ डाल रहा है। ठीक है, डालने लगा। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो हो बरे तुम, पर मांझे की लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, कहानी सुनाने लगा कि देखो 3 महीने हुए हैं, एक तुर्की मौलवी गांव आया था। ठीक है, गांव आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चे को दवाइयां देता था। चौधरी के बर के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था हर हमेशा, और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार की राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया, मैंने मुल्ला जी को दाढ़ी मोड़ दी थी। ठीक है, लहना सिंह बोलते हैं कि मैंने उस मुल्ला जी का दाढ़ी मोड़ दिया था। ठीक है, मोड़ दी थी, और गांव से बाहर निकाल कर कहा कि जो मेरे गांव में आया तो अब प्यार रखा तो देख लेना तुम। ठीक है, साहब की जेब में से पिस्तौल चला। अब देखो कहानी सुना रहा था, अचानक क्या होता है, वो लप्टन साहब जो जेबी में हाथ धीरे डाल रहा था, ठीक है, जारे से बचने के लिए, साहब की जेब में से पिस्तौल चला, तुरंत पिस्तौल निकला जेब से, अब पिस्तौल चला। लहना की जांग में सीधा गोली लगी, जांग में सीधा उसको गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। ठीक है, गोली लहना सीधा वो क्या किया, वो बहरूपिया जो था लप्टन साहब क्या करता है, निकालता है बंदूक उस जेब से और सीधा लहना सिंह के जांग पे मार देता है। इधर जो है ना 2 गोली मारता है, लहना सिंह भी 2 गोली मार देता है, उसका उसी में उसका कपाल क्रिया सब हो जाता है, वो मर जाता है ना। लप्टन साहब उसी में कपाल क्रिया हो जाता है। धड़ाक सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? बोधा सिंह तो बीमार था, बाकी 8 लोग थे। ठीक है, तो सब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो बोधा सिंह बेलोटा हुआ था और बाकी सब लोग दौड़ आए। तो बोधा सिंह हल्ला करता है, क्या हुआ, क्या है? तो यहाँ पे लहना सिंह, यहाँ हना सिंह नहीं है, लहना सिंह है। लहना सिंह ने उसे तो कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और उसे सब हल्का दिया। बाकी सब जो दौड़ के आए तो सबसे सब हल्का दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर, मतलब साफा कहते हैं इस मुरट्ठा को, इस पगड़ी को, साफा को फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही थी। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया था। ठीक है, पट्टियां कसी थी तो उससे क्या हुआ, लहू बहना बंद हो गया था। उतने में 70 जर्मनी चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। अब देखो हमला हो गया, लहना सिंह पर हमला हो गया। लहना सिंह के पूरे टोली जो यहाँ पे 8 लोग थे, इस पे हमला हो गया। 70 जर्मनी चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को तो रोक दिया, ये 7-8 लोग मिलके उस 70 लोग को रोक दिया। ठीक है, दूसरे को भी रोका, दूसरा बार भी हमला किया। ठीक है, इस दूसरे बार भी रोक दिया, पर यहां थे वे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, कुछ खड़ा था कुछ लेटे हुए थे, सब मिलके तक करके मार रहा था। और वे 70, इधर 8 थे और वे 70 थे। ठीक है, अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मनी आगे घुसते आते थे। थोड़े से मिनटों में वे क्या करते हैं, देखो 70 लोग थे, इधर से 8 थे केवल,
तो जितना हो सकता था ये लोग मार रहे थे और जर्मन लोग गिरते जा रहे थे। और फिर भी वो जर्मन लोग जो है अपने जर्मन भाइयों के शरीर के ऊपर से एकदम चले हुए आ रहे हैं, सब मर रहा है लेकिन उसके ऊपर शरीर के ऊपर चढ़ते हुए आ रहा है। थोड़े ही देर में क्या होता है, अचानक आवाज आई, थोड़े ही देर में अचानक आवाज आई, गुरु जी की फतेह, वाह गुरु का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मनी के पीठ पर पड़ने लगे और ऐन मौके पर जर्मनी के 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार लहना सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहा था। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी आई, अकाल सिक्खा दी फौज आई, वाह गुरु दी फतेह, वाह गुरु दी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हुई। ठीक है, 63 जर्मनी या तो खेत रहे या करा रहे थे। 63 जर्मनी या तो मर गए या तो करा रहे थे, बाकी मतलब कुछ लोग भाग गए। ठीक है, और सिखों में से 15 के प्राण गए, सिख में से 15 लोग भी मारे गए। ठीक है, सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई थी। सूबेदार जी जो थे उसके दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गया था। सूबेदार जो मेन वहां पे लीडर था उसमें से क्या होता है, गोली आर पार निकल जाता है। उसने घाव को खंदक के गीली मिट्टी से पूर लिया। ठीक है, घाव उसने क्या करता है, लहना सिंह के पसली में एक गोली लगी थी, लहना सिंह के पसली में एक गोली लग गया था, तो उसने क्या किया, घाव में वो क्या करता है, गीली मिट्टी उसमें भर दिया। ठीक है, और बाकी का साफा कसकर कमरबंद तरह लपेट लिया। बाकी को वो जितना उसका मुरट्ठा था, पगड़ी था, उसको बांध लिया, सारे एकदम लपेट लिया, कमरबंद कर लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव है। किसी को खबर ना हुआ कि लहना सिंह का 2 घाव है और दूसरा बहुत भारी घाव है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। ठीक है, लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि भानभट्ट की भाषा में दंत वीणापदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ दौड़ कर सूबेदार के पीछे गया था। ठीक है, वजीरा सिंह यहाँ पे अपना कहानी सुनाने लगा कि कैसे वो सूबेदार के पीछे दौड़ रहे थे कि सूबेदार जी हम पर ये धोखा हुआ है, आप लोग जल्दी जल्दी लौट आइए, कहने के लिए जब दौड़ रहा था तो कैसे यहाँ पे फ्रांस की ये भूमि जो है वो मतलब बूटे वगैरह उनके चिपक रहे थे, ये सब बात बता रहे थे। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। ठीक है, सूबेदार जी जो है लहना सिंह से वो सारा पेपर वगैरह जो उस बहरूपिया से लिया था, उसके जेब से निकाला था, वो सब पेपर लिया और उसके सराहना किया कि तुम इतने जल्दी निश्चय लिए, इसी के कारण आज हम लोग जिंदा है, तुम नहीं होता तो आज हम लोग सारे लोग मारे जाते हैं। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने और खाई वाले से सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झपट 2 डॉक्टर और 3 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर पहुंच गई। ठीक है, मतलब बहुत दूर दूर तक आवाज गया तो सबने क्या किया, फोन कर दिया, तो 3 डॉक्टर 2 गाड़ी आ गया। ठीक है, बीमार लोगों को ढोने वाला गाड़ी आ गया। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लगे उस सबको पहुंचे। ठीक है, फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। चूंकि 15 लोग मारे गए थे सिखों में से, तो एक में घायल को रखा गया, एक में मृत व्यक्ति को लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह के जांघ में पट्टी बांधवानी चाहिए, पर उसने कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ठीक है, सूबेदार जी जो थे लहना सिंह को छोड़कर जा नहीं रहे थे। ठीक है, तो यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम, बोधा जो है सूबेदार जी का बेटा है, सूबेदार जी का बेटा बोधा सिंह। ठीक है, तो बोधा जो है सूबेदार जी का बेटा है, इसलिए लहना कहता है तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदारनी का सौगंध है, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। तो सूबेदार जी कहते और तुम, तो लहना बोलता मेरे लिए यहाँ वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी ना, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा तो मेरे पास है ही ना, वजीरा इसके पास ही था, वजीरा है ही ना। तो यहाँ पे सूबेदार जी कहते हैं अच्छा, पर लेकिन मतलब ऐसे बोल ही रहे थे। तो यहाँ लहना बोलता है बोधा गाड़ी पर लेट गया है, लेट गया, बोधा गाड़ी पर लेट गया,
भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरो को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। अगर आप अपनी पत्नी यानी आप सूबेदार हो, आप सूबेदारनी को अगर चिट्ठी लिखोगे, अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखोगे तो यह मेरा मत्था टेकना जरूर बोलना। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी, सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना के हाथ पकड़ कर कहा, तूने मेरे और बोधा का प्राण बचाया है, लिखना कैसा। साथ ही घर चलेंगे और अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। तो ये सूबेदार जी पूछते भी थे। तो यहाँ पे लहना सिंह बोलता है, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरे कमरबंद खोल दे, तर हो रहे हैं मेरे कमरबंद, वो जो पट्टी बांधे थे उसको खोल दे, ये भीग गया है, तर हो गया है, गीला हो गया है ना। तो बोधा, वजीरा सिंह इसको खोल दे भाई, है ना। तो दृश्य 4 यहाँ पे खत्म होता है, दृश्य 5 स्टार्ट होता है। सबसे इंटरेस्टिंग पूरा स्टोरी जो पढ़े उसका पूरा सार है इसको, ये आपका क्या है, ट्विस्ट है ना। जैसे मूवी में होता है ना, लास्ट में ट्विस्ट आता है, हीरो विलन बन जाता है, विलन हीरो बन जाता है, ऐसे ही कुछ मजेदार ट्विस्ट आता है, वैसे ही कुछ ट्विस्ट पार्ट 5 में आपका होने वाला है, और जो कि आज हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे और यकीनन आप इस पार्ट में या तो रो दोगे या तो ये कहानी आपको जीवन भर याद रह जाएगी। चलो फिर इसको देखना शुरू करते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। जब मौत का समय आता है, अंतिम समय आता है, तब जाके जितनी भी स्मृति रहती है, मन जो होता है बहुत साफ हो जाता है। जन्म भर की जो भी घटनाएं रहती है, जीवन में जो भी चीज हम लोग किए रहते हैं, वो सारी घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है, सारे दृश्य रंग साफ हो जाते हैं और एकदम पूरा जितना भी धुंध रहता है ना वो हट जाता है, जितना भी चिंताएं जो भी समस्या रहती है सब हट जाता है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, ठीक है। अब देखो लहना सिंह 12 वर्ष का है, बहुत ट्विस्ट है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ सब्जी वाले के यहाँ हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुर्माई हो गई, तब वो धत कहकर भाग जाती है। याद आया कुछ? शुरू में पहला दृश्य में क्या देखे थे, एक लड़की थी, एक लड़का था, दही वाले के यहाँ पे मिला था और लड़का बार बार पूछता था कि क्या तेरी कुर्माई हो गई, और वो धत कहकर भाग जाती थी। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं है रेशम का फूलों वाला सालू, यानी ये चुनरी देखते नहीं, ये सालू देखते नहीं। सुनते ही लहना को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ था? कुछ तो प्यार था, कुछ तो मोहब्बत, उसके दिल में कुछ तो अरमान था। फिर एक तो मतलब इसके मन में ये भाव चल रहा था, क्योंकि वो लेटा हुआ था, अंतिम समय था, मृत्यु का कुछ समय था, वो अंतिम समय में वो लेटा हुआ था और एक तरीके से मतलब ऐसा स्थिति में था मानो वो मर भी सकता था, ऐसा ही स्थिति था, ठीक है। बहुत गोली वगैरह लगा हुआ था। तो उस दृश्य में उसके अंदर बहुत सारा मन में भाव चल रहा था, ये पूरे दृश्य चल रहा था। तो उसको बचपन का वो बात चला कि वो जब 8 वर्ष का था, वही लड़का वही लड़की, है ना, बचपन में। तो देखो ये फिर अचानक बीच में बोलता है कि वजीरा पानी पिला दे, ठीक है, वजीरा पानी पिला दे, क्योंकि ये इसको गोली वगैरह लगा हुआ था, है ना। अब देखो उसके बाद फिर से ये थोड़ा सा सो जाता है और इसके फिर से बात वो जो है एक तरीके स्वप्न में चला जाता है। दृश्य पूरे जीवन भर की घटनाएं चलने लगती है। घटना में ऐसी होती है 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल के जमादार हो गया, ठीक है। वो जो लड़का था, वो जो 8 वर्ष का लड़का था, 12 वर्ष का लड़का था, वो लहना सिंह था। अब वो नंबर 77 राइफल के जमादार हो गया। वह 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा, उसे 8 वर्ष की उस कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया, ठीक है। वह एक बार छुट्टी लेकर 7 दिन के लिए वो घर गया था जमीन के मुकदमे के लिए। वहाँ जो है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ रेजिमेंट में अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, कि फौज जो है को तुरंत फौरन लौटना होगा, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार के गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार जी उससे बहुत चाहता था, ठीक है। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। देखो लहना सिंह 7 दिन का छुट्टी लेके जमीन के मुकदमे लड़ने के लिए आया था घर,
और अचानक उसको एक खबर मिलता है कि सब लोग युद्ध पे जा रहे हैं, पूरा सेना के टोली युद्ध पर जा रहे हैं, तो तुम लोग जल्दी लौट आओ, ठीक है। और सूबेदार जी का भी एक मैसेज आता है, चिट्ठी आता है कि लौटते वक्त जब जाओगे लाम पर तो मैं सूबेदार और मेरा बेटा बोधा सिंह ये दोनों जाएगा, युद्ध में जाएंगे, तो लौटते वक्त मेरे घर से होते हुए ही जाना, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है उनका घर सूबेदार जी का। और सूबेदार जी लहना सिंह को बहुत चाहते भी थे, ठीक है, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत चाहते भी थे, ठीक है। तो सूबेदार जी हेड थे और उसके अंदर वो सब लहना सिंह वगैरह काम करता था। तो सूबेदार जी चिट्ठी लिखता है कि मेरे घर होते हुए ही जाना। तो ये जो लहना सिंह सूबेदार जी के घर पे पहुंचता है, ठीक है। जब चलने लगे तो सूबेदार जो है बेरे में से निकल आया। जब चलने लगे तब सूबेदार जी जो है घर से बाहर निकले, बेरे में से निकले और बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, मतलब मेरी पत्नी, सूबेदार जी बोलते हैं कि मेरी पत्नी तुमको जानती है, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? अरे रेजिमेंट में, क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, मतलब एक तरीके से नमस्ते प्रणाम वगैरह किया। आशीष सुना, लहना चुप, लहना सिंह एकदम चुप था। तो वो सूबेदारनी पूछती है, सूबेदार जी की पत्नी पूछती है, यानी सूबेदारनी पूछती है, मुझे पहचाना? तो लहना बोलता नहीं। तो सूबेदारनी बोलती है, तेरी कुरमाई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं, रेशमी बूटों वाली सालू अमृतसर में। समझ में आया क्या चल रहा है? वही सूबेदारनी जो थी वही 8 वर्ष की वो लड़की थी जिससे लहना सिंह बार बार पूछता था बचपन में कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, और आज वो शादी सूबेदार जी से हो गया है, ठीक है। लहना सिंह जब सूबेदार जी के घर पे गया है तो वो सूबेदारनी पहचान लेती है कि ये लहना सिंह है जो हमसे बचपन में पूछा करता है, तो वही उसको बुलाती है, पूछती है, याद दिलाती है कि मैं वही लड़की हूं, याद आया कुछ? लहना सिंह बेचारा क्या था उस समय, उसके मन में ये सब भाव चल रहा था, उस गोली लगी हुई थी, वो कर्रा रहा था, और भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, होश में आया लहना सिंह, करवट बदली, पसली में घाव बह गया, वजीरा पानी पिला, ठीक है। वजीरा सिंह को बोलता है पानी पिला, फिर वो स्वप्न में चला गया, फिर वो बेहोश हो गया, स्वप्न में चला गया। सूबेदारनी कह रही थी कि तेरे घर को आते ही पहचान लिया था। सूबेदार जब लहना सिंह सूबेदारनी के घर, सूबेदार जी के घर पे आया था, सूबेदारनी बोली कि तुम मेरे घर आए उसी समय हम पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी के खिताब दिए हैं, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों को घगरिया पलटन क्यों ना बना दी, मतलब हम औरतों का भी एक पलटन क्यों नहीं बना दी। जो मैं सूबेदार जी के साथ चली जाती, एक बेटा है फौज में भर्ती हुआ, उसे एक ही वर्ष हुआ, ठीक है। एक मेरा बेटा है फौज में भर्ती हुआ, उसे 1 वर्ष ही हुआ है, ठीक है। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया, ठीक है, सब मर गए। सूबेदारनी रोते रोते अब दोनों सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरा भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वालों की घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों से चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को भी बचाना, यानी सूबेदार जी यानी मेरे पति और मेरा बेटा यानी बोधा सिंह, इस दोनों को भी बचाना, ऐसे ही बचाना, ठीक है। यह मेरा भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ, ठीक है। रोते रोते सूबेदारनी ओबरी की ओर चली गई, यानी घर की ओर अंदर चली गई, ठीक है। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया, ठीक है। वो क्या कर रहा था, वो स्वप्न में ये सब बातें उसके मन में चल रहा था। फिर अचानक बोलता है, वजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। लहना सिंह की सिर अपनी गोद में रख के वजीरा सिंह बैठा है। लहना सिंह का सिर जो है वजीरा सिंह अपने गोद में रखकर बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहता है, फिर एक बार बोलता है, कौन? किरत सिंह। लहना सिंह बोलता है, कौन? किरत सिंह। तो वो तो किरत सिंह वहां पे था नहीं, वो जबकि वो बोला था एक समय बाद, याद है कि मेरे बारे में मत सोचो, मैं मरूंगा तो वो मेरे किरत सिंह के गोद में ही मरूंगा और मेरे आम का लगाया हुआ पेड़ होगा, है ना। अब देखो वजीरा सिंह के गोद में ये सोया हुआ है और ये लहना सिंह बोलता है कि कौन? किरत सिंह। तो वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ। तो लहना बोलता है, भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले, मतलब अपने जांग पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया, पट का मतलब होता है जांग, ठीक है, जांग पर मेरा सिर रख ले। तो लहना सिंह बोलता है, हाँ ठीक है,
पानी पिला दे। बस अब के हार में यह आम खूब फलेगा, अब की बार, अब की मौसम में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, ठीक है, मतलब चाचा और भतीजा दोनों यहीं पर आम बैठ के खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक टपक रहे थे। वजीरा सिंह रो रहा था क्योंकि वो देख रहा था कि लहना सिंह किस स्थिति में है, क्या वो सोच रहा है, कैसे वो मर रहा है। वजीरा सिंह देख रहा है वो हर चीज। लहना सिंह बोलता है, कौन? किरत सिंह। किरत सिंह उसका बड़ा भाई था लहना सिंह का। तो लहना सिंह मूर्छित था। अचानक वो आधा घंटा बाद बोलता है, कौन? किरत सिंह। तो वजीरा सिंह ना चाहते हुए बोलता है, हाँ किरत सिंह, है ना। और अपने जांघ पे वो उसका सिर रखा हुआ था और वजीरा सिंह रो रहा था। टपक टपक आंसू रहे थे, उसके आंसू टपक टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, कुछ दिन बाद लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। कुछ दिन बाद अखबार में खबर आई कि लहना सिंह घाव से मर गया, तरप तरप के वो मर गया बेचारा। ये था पूरा कहानी और ये था पूरा उसने कहा था कहानी, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। आई थिंक ये आपको वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लगा होगा अब तक के आप जीवन में जो सुने होंगे कहानियां, उसमें से आपके लिए बेस्ट कहानी होगी। इसमें आप देखें कि वो सूबेदारनी जो बचपन में मिली थी, 8 वर्ष की लड़की थी, ये 12 वर्ष का लड़का था। बचपन में उस लड़की को ये टांगे के नीचे आने से बचाता है, बाद में ये मिलता है उस लड़की से। कब? जब उस लड़की का शादी सूबेदार जी से हो जाता है, दूसरे से हो जाता है, तब भी ये लहना सिंह जो था उससे प्यार करता था, इसलिए उसका बात मानता है। जब किसी की सूबेदारनी बोलती है कि मेरा बेटा और मेरे पति का रक्षा करना, जैसे तुमने बचपन में मेरा रक्षा किया था, लहना सिंह कुछ वैसा ही किया। सूबेदार जी जब जा रहे थे उस युद्ध भूमि को छोड़ के, अस्पताल जब जा रहे थे, वो बोले कि लहना सिंह आज तुम नहीं होते तो हम लोग मारे जाते, आज तुमने मुझे, मेरा और बोधा सिंह का प्राण बचाया है ना। तो अंततः यही हुआ कि जो सूबेदारनी ने बोला था, उसने जो कही थी, लहना सिंह अपना प्राण गवाकर भी उस वचन को नहीं तोड़ा और उस वचन को पूरा किया और अपने उस प्रेम पर बलिदान का जो कहानी होता है ना, उसको अमर कर लिया, है ना। तो यहाँ पर लहना सिंह के कुर्बानी को भी हम लोग जाने, लहना सिंह के प्यार को भी जाने और लहना सिंह के जज्बा उसके हिम्मत को भी जाने कि वो हर हमेशा बोलता था कि बिना लड़े, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है ना। तो हर चीज लहना के अंदर, हर गुण, हर एक गुण था उसके अंदर, और आज वो शहीद हो गया युद्ध भूमि में, है ना। तो आई थिंक मेरे अनुसार से ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कैसी कहानी लगी आप डिटेल से लिखिएगा। क्या आपके अंदर, आपके आंखों में आंसू आई? क्या आपका रुआं खड़ा हुआ या नहीं हुआ? कैसा आपको ये स्टोरी कैसा लगा? क्या फील किए इस स्टोरी को? कोई ना कोई आपकी कहानी आपको याद आई होगी, आपको कुछ अपनी कहानी, या फिर आप कुछ उस समय सोच रहे होंगे। तो जो भी आप सोच रहे थे आप प्लीज़ कमेंट में अच्छे से लिखो, हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमने बहुत मेहनत करके इसको पढ़ा है, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप लोग का कमेंट पढ़ के हम बहुत खुश हो जाए। तो आप प्लीज़ अच्छे से कमेंट करना, आपको कैसा लगा ये स्टोरी, कितना मज़ा आया पढ़ने में, पढ़ाने में हम कैसा सफल हुए, आपको अच्छे से समझा पाए या नहीं समझा पाए, है ना। बेसिकली हम किस तरीके से पढ़ाए हैं ये आप जरूर से नीचे कमेंट करके लिखना सारा चीज़, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर लेना, साथ ही साथ अपने हर उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो क्लास 12 में आए हैं, ठीक है, और ताकि वो लोग अपने बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। और इस तरीके से पूरा स्टोरी, पूरी जो जितने भी चैप्टर्स है आपके हिंदी 100 मार्क्स में, वो सारे चैप्टर्स खत्म कर देंगे। अभी तक अगर आप चैप्टर फर्स्ट यानी बातचीत पाठ का सारांश और साथ ही साथ पूरे हिंदी अर्थ को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाके अच्छे से प्रॉपरली उसको देखिए और सारा चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के बात यहीं पे होता है कि आपका पूरा जो है ये उसने कहा था पार्ट समाप्त होती है। अब कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी सब्जेक्टिव प्रश्न हो तो आप आराम से बना लोगे। तो बस आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ, हिंदी को इससे भी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, इससे भी ज़्यादा डेप्थ में, इससे भी और डिटेल में जाके पढ़ना है कि भाई हमको तो हिंदी में 100 में 100 लाना है, ठीक है, कि हमको हिंदी में 100 में 100 लाना है, ग्रामर वगैरह हर चीज सब साथ में पढ़ना है।
तो एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करो। एजुकेशन बाबा ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। एजुकेशन बाबा ऐप आप इंस्टॉल करो और वहां से आप हिंदी इंग्लिश का कोर्स ले लो, और उसमें कोर्स बहुत मिनिमम फी है, और उस कोर्स में सारा हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद प्रतिपूर्ति होता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है, हर एक चीज बुक आपका प्रॉपरली, हर एक चीज 100 में 100 पूरा तैयारी आपको करवा दिया जाएगा, हर चीज डेप्थ में लाइव क्लास के साथ में, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर का PDF नोट्स, टेस्ट मिलेगा, है ना। ये सारा चीज आपको एकदम उस ऐप पे मिल जाएगी। तो एजुकेशन बाबा ऐप आप जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और उससे आप अपना कोर्स ले सकते हैं। इससे भी ज्यादा डेप्थ में हम आपको वहां पे पढ़ाएंगे, और यकीनन ये आप गारंटी के साथ लो कि आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर आप वहां पे राइटिंग खराब करके भी आओगे ना, तो राइटिंग ज्यादा मायने नहीं रखता है, मेन मायने रखता है आपका वहां पे आंसर। तो आंसर हम आपको सारा चीज लिखना सिखा देंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है हर चीज बता देंगे, ठीक है। 100 में 100, 100 में 99, एकदम 95 प्लस तो एकदम टारगेट पे रखो कि भाई लाना है तो लाना है, ठीक है। उसके लिए हम एकदम तैयार रहेंगे, आप एकदम 100% दो, और देखो दोनों का जब मेहनत मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं ये मेहनत रंग लाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले कोई वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय।